आइए दोस्तों, हम ओजोन सेकंड पार्ट को पढ़ते हैं। जैसा कि ओजोन मतलब O3 के सेकंड पार्ट को पढ़ते हैं। अब इसमें क्या है कि जैसे हम पढ़े कि CFCS क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है कि ओजोन को नुकसान पहुंचाता है, और एक क्लोरीन का मॉलिक्यूल, एक Cl क्लोरीन का मॉलिक्यूल 1 लाख करीब अप्रोक्सीमेटली 1 लाख O3 को बर्बाद कर सकता है। एक क्लोरीन करीब 1 लाख O3 एटम को अटैक करके इसको O और O2 में तोड़ सकता है। तो ये क्लोरीन इतना खतरनाक है। एक क्लोरीन जो है कि 1 लाख O3 को लगभग नुकसान पहुंचा सकता है। इसका पावर इतना होता है, इतना खतरनाक है ये। तो इसलिए CFCS क्लोरोफ्लोरो, जिसमें क्लोरीन भी और फ्लोरीन भी, कार्बन सब्सटेंसेस, जिसको कि क्लोरीन और फ्लोरीन मिल जाने के बाद जब क्लोरीन प्लस फ्लोरीन हो जाता है तो उसको फ्रीऑन कहते हैं। फ्रीऑन गैस कहते हैं इसी को, जो कि फ्रिज और AC से निकलता है। तो यह CFCS के बारे में पढ़ रहे थे, तो इसमें लिस्टेड गैस के बारे में हम पढ़ लेते हैं। आपको इसको वनडे एग्जाम के लिए ये इम्पोर्टेंट यही है कि CFCS पहला तो हो गया CFCS। दूसरा कार्बन टेट्राक्लोराइड, क्या? कार्बन टेट्राक्लोराइड। दूसरा क्या है? हेलोन्स कहते हैं। हेलोन्स क्या है? हेलोन जनरली जिसमें ब्रोमीन कंटेनिंग सब्सटेंस कहा जाता है, जिसमें ब्रोमीन गैस की मात्रा होती है। ब्रोमीन कंटेनिंग सब्सटेंस, इसको लिख लीजिएगा। हेलोन्स कहते हैं जिसमें ब्रोमीन गैस की मात्रा होती है, ब्रोमीन कंटेनिंग सब्सटेंस। और हेलोन के बाद आपका HBFC। HBFC क्या है? HBFC आपका हाइड्रोब्रोमो। ये H से हाइड्रो है, B से ब्रोमो है, F से फ्लोरोकार्बन्स। तो हम फ्लोरीन को जानते हैं, तो हाइड्रोजन, ब्रोमीन और फ्लोरीन, हाइड्रो ब्रोमीन फ्लोरोकार्बन, HBFC, हाइड्रो ब्रोमीन फ्लोरोकार्बन। और ये जो है कि हेलोन्स और ब्रोमीन दोनों को जान लीजिएगा कि हेलोन्स जो ब्रोमीन सब्सटेंसिंग कंटेनिंग सब्सटेंस है, और हाइड्रोजन ब्रोमीन फ्रीऑन कार्बन जो है कि फ्लोरीन कार्बन है। ये हेलोन्स और HBFC दोनों अग्निशामक मतलब फायर एक्सटिंग्विशर में यूज किया जाता था। लेकिन इसका यूज को क्यों रोक दिया गया? क्योंकि इसमें जो फ्लोरीन है, इसमें जो फ्लोरीन होता है उससे ओजोन को नुकसान है। इससे CFCS गैस निकलता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलता है गैस। और इसको जब अग्निशमक में, फायर एक्सटिंग्विशर में शुरू में यूज किया जाने लगा, तो इससे फ्लोरीन गैस और क्लोरीन गैस निकलता है, जिससे कि हमारे पर्यावरण को नुकसान है। और इसके वजह से इसका उपयोग 1994 ईस्वी में बंद कर दिया गया करीब। अभी हेलोन्स को यूज किया जाता है फायर एक्सटिंग्विशर में, लेकिन ये क्या है कि CFCS गैस उत्सर्जन करने के कारण इसको एनवायरनमेंट के लिए ये निगेटिव इम्पैक्ट डालता है, ओजोन को नुकसान पहुंचाता है, जिसके वजह से हेलोन्स और HBFC, हाइड्रो ब्रोमो फ्लोरोकार्बन पे 1994 ईस्वी से करीब इस पे रोक लगा दिया गया है। कम यूज इसको करना है। शुरुआत में यह फायर एक्सटिंग्विशर में यूज होता था, लेकिन अब इसका रिप्लेसमेंट क्या है? तो रिप्लेसमेंट में आपका CO2 गैस और फोम, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और फोम, झाग, और नाइट्रोजन भी यूज किया जाता है। नाइट्रोजन, लिक्विड नाइट्रोजन को यूज किया जाता है, क्योंकि लिक्विड नाइट्रोजन का जो टेम्परेचर होता है वो -196 डिग्री सेल्सियस होता है। और हमने पढ़ाया था SPD के सीरीज में कि इसीलिए जो है कि
वृषभ के सीमन को, वृषभ वीर्य को संचित करके रखा जाता है लिक्विड नाइट्रोजन में, ताकि ये इतना कोल्ड होने के कारण, शीतल होने के कारण, ठंडा होने के कारण लिक्विड नाइट्रोजन में वृषभ बैल को स्टोर किया जाता है। तो हमने कहा कि हेलोन्स, हम ये इस पर चर्चा कर रहे थे कि CFCS एक है, हेलोन्स है, HBFC है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है, फिर मिथाइल क्लोरोफॉर्म है, मिथाइल क्लोरोफॉर्म है। मिथाइल कार्बन टेट्राक्लोराइड को CCl4 बोलते हैं। क्या बोलते हैं? CCl4। कार्बन टेट्राक्लोराइड का फॉर्मूला है CCl4। कार्बन टेट्राक्लोराइड का फॉर्मूला है CCl4, याद रखिएगा। और ये हाईली टॉक्सिक है, जहरीला है, पॉइजनस है। कैसा होता है? पॉइजनस होता है। हम बताएं कि ये दोनों का यूज फायर एक्सटिंग्विशर में होता था, लेकिन CFCS छोड़ने के कारण ओजोन को ये नुकसान पहुंचाता है। और 1994 ईस्वी से में इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट जब से आया, तब से इस पर चर्चा हुआ कि नहीं, इसका रिड्यूस करना चाहिए, क्योंकि इससे ओजोन गैस को नुकसान है, ओजोन परत को नुकसान है, और ये CFCS गैस का उत्सर्जन करता है। तो इसका अल्टरनेटिव के रूप में बताया कि CO2 और फोम और लिक्विड नाइट्रोजन का उपयोग सबसे बेहतर माना जाता है। और आग को बुझाने के लिए कि पता होना चाहिए कि सबसे ज़्यादा ड्राई पाउडर, सैंड, कार्बन डाइऑक्साइड, फोम। लेकिन आज के दौर में अगर सबसे ज़्यादा फायर एक्सटिंग्विशर में क्वेश्चन आए कि अग्निशमकों में यूज किया जाने वाला गैस, तो कार्बन डाइऑक्साइड और लिक्विड नाइट्रोजन और झाग और फोम ये होता है। यह पहले यूज होता था, जबकि यह ओजोन पर चर्चा नहीं होता था। अभी भी हेलोन्स का यूज होता है, लेकिन ये इन्वायरमेंटल फ्रेंडली नहीं है। और कार्बन डाइऑक्साइड का भी यूज फायर एक्सटिंग्विशर में होता है, लेकिन एक चीज़ जानिए कि कार्बन डाइऑक्साइड को अग्निशमक के रूप में उस जगह पर नहीं प्रयोग किया जा सकता है जहाँ पे कि आबादी है, जहाँ पे कि लोग रह रहे हैं। नहीं तो ये क्या होगा कि आग बुझाने के बदले आदमी का सांसें में प्रॉब्लम करने लगेगा और आग लेने लगे। तो ये भी एक बेस्ट रिप्लेसमेंट नहीं है। अभी एक बेस्ट रिप्लेसमेंट के रूप में लिक्विड नाइट्रोजन को देखा जा रहा है, जो कि एक शीतलक के रूप में यूज होता है। एक लिक्विड नाइट्रोजन एक शीतलक के रूप में यूज होता है, जिसका कि टेम्परेचर -196 डिग्री सेल्सियस है। हम बताए थे कि वृषभ के वीर्य को इसमें संचित करके रखा जाता है, इसलिए। तो CFCS पे पढ़ रहे थे। CFCS हो गया, कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गया, CCl4 जिसको कहते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4, CCl4। फिर आपका लिस्टेड है हेलोन, फिर आपका HBFC, फिर आपका मिथाइल क्लोरोफॉर्म है। मिथाइल क्लोरोफॉर्म के बाद मिथाइल ब्रोमाइड है। यह मिथाइल और ब्रोमाइड। और CFCS के अंदर में वो सब आता है, स्प्रिंकल जेट, स्प्रिंकल प्रोपेलेंट, और एसी फ्रीज से जो निकलता है क्लोरीन, फ्लोरीन। तो इसका नाम है CFCS, क्लोरोफ्लोरोकार्बन सब्सटेंस। तो इसमें जो शुरू में लिखवाए थे लिस्ट में वो, बाकी ये CTC, कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गया, हेलोन्स हो गया, HBFC हो गया, मिथाइल क्लोरोफॉर्म हो गया। और मिथाइल क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला CH3Br, मिथाइल क्लोरोफॉर्म CH3Br। और मिथाइल ब्रोमाइड हो गया। ये सब जो है कि ओजोन लेयर को डिप्लेट करने में, और इन सभी से CFCS गैस निकलता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस निकलता है। इनमें कि किसी न किसी रूप में क्लोरीन और फ्लोरीन का मात्रा इसमें मौजूद है, इसलिए दैट्स इज ऑल्सो अ CFCS गैस।
लेकिन इनका ये एक अलग सा प्रकार कर दिया गया कि इन सभी से भी क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस निकलता है और ओजोन को नुकसान पहुंचता है। बाकी तो जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन डायरेक्ट क्लोरीन और फ्लोरीन को लेकर के निकल रहा है वो है ही। तो ये हो गया आपका इलिस्टेड, इसको ध्यान में रखिएगा, इसको ध्यान में रखना है। उसके बाद आपको है कि इसके बाद जो एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है कि O3 का डिप्लेशन जो है कि O3 का डिप्लेशन क्षरण जो है कि O3 का डिप्लेशन का बात करें तो दो तरह से होता है, दो तरह से होगा। एक स्पेशियल होगा, स्पेशियल, इसको स्थानिक बोलेंगे, स्थानिक बोलेंगे। और एक होगा टेम्पोरल, जिसको कालिक बोलते हैं। कालिक का मतलब समय के आधार पे, टाइम के आधार पे, टाइम का। तो स्पेशियल में क्या है कि ये ग्लोब है हमारा, तो ये ग्लोब में 0 डिग्री इक्वेटर ये है, और ये 23.5 है और ये 66.5, ये 23.5। नीचे भी उसी तरह से ये 23.5 और ये 66.5। तो ये कहता है कि स्पेशियल में कहता है कि सबसे ज़्यादा जो है कि ओजोन का डिप्लेशन किस जोन में हो रहा है। सबसे ज़्यादा ओजोन का डिप्लेशन अगर बात करें तो O3, सबसे ज़्यादा अगर ओजोन का डिप्लेशन का बात करें तो स्पेशियल में, स्थानिक में और टेम्पोरल का बात कर रहे थे। तो स्थानिक में सबसे ज़्यादा जो है कि आपका 60 से 65 डिग्री, 60 से 65 डिग्री जो है कि 60 से 65 डिग्री नॉर्थ में, नॉर्थ हेमिस्फीयर उत्तरी गोलार्ध को ले लीजिए, चाहे सदर्न हेमिस्फीयर दक्षिणी गोलार्ध को ले लीजिए। ये ग्लोब में ये बीच का इक्वेटर हो गया, तो ये उत्तरी गोलार्ध और ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये सदर्न हेमिस्फीयर। तो इसके बीच में ही ओजोन का नुकसान सबसे ज़्यादा हो रहा है। क्यों? इसका रीज़न है कि वेस्टर्न विंड, पछुआ पवनें, इसका रीज़न है वेस्टर्न विंड। अगर क्वेश्चन पूछता है कि सबसे ज़्यादा ओजोन का डिप्लेशन किस रेंज में हो रहा है, तो सदर्न हेमिस्फीयर ले चाहे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ले, 60 से 65 डिग्री का, 60 से 65 डिग्री जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का जो क्षेत्र है और सदर्न हेमिस्फीयर का जो क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में ओजोन का नुकसान ज़्यादा हो रहा है। अब ओजोन का नुकसान ज़्यादा होने का कारण क्या है? इस आबादी में तो इस जोन में 60 से 65 डिग्री नॉर्थ हेमिस्फीयर और साउथ हेमिस्फीयर के जोन में तो पॉपुलेशन रहता ही नहीं है। पॉपुलेशन तो मेनली इसको अगर इक्वेटर माने 0 डिग्री, तो ये जो है ट्रॉपिकल बेल्ट में ज़्यादा है। 60 से 65 होने का, ऊपर होने का मतलब कि इधर और इधर, तो इस साइड और इस साइड ओजोन के क्षरण होने का कारण क्या है? इधर तो आबादी रहता नहीं है कि CFCS गैस का उत्सर्जन कर रहा है, तो CFCS गैस का उत्सर्जन कारण इसका नहीं है। CFCS गैस का कारण सिर्फ इस जोन में होगा जहाँ पे आबादी रहती है, जहाँ पे कि ऐसी फ्रिज और प्रोपेलेंट, स्प्रेयर, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट और हम हेलोन्स, HBFC, मिथाइल ब्रोमाइड और कार्बन टेट्राक्लोराइड जैसे गैसें को छोड़ रहे हैं। लेकिन हम बात करते हैं कि जहाँ आबादी है ही नहीं, जिन क्षेत्रों में आबादी है ही नहीं, स्पेशियल में पढ़ रहे हैं स्थानिक वितरण में, कि जिन क्षेत्रों में आबादी है ही नहीं, उन क्षेत्रों में कारण क्या है? तो उन क्षेत्रों में कारण है ये, अगर सदर्न हेमिस्फीयर का, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का बात करें, उत्तरी गोलार्ध का बात करें, तो क्या कारण है? वेस्टर्न विंड, पछुआ पवनें। क्या पछुआ पवनें करती हैं कि ये जब आती हैं, इधर से चलती हैं, ये जब चलती हैं तो इस जोन से जो CFCS गैस होता है, इस जोन में जो CFCS गैस होता है उसको उठा करके ऊपर ले जाती हैं और फिर स्ट्रेटोस्फीयर में जा करके ये
ओजोन को तोड़ना शुरू करती हैं। तो इसलिए इनके लिए वेस्टर्न विंड जिम्मेदार है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। और सदर्न हेमिस्फीयर का बात करें तो अंटार्कटिका यहाँ पे है, अंटार्कटिका यहाँ पे है। तो ये सदर्न हेमिस्फीयर का बात करें तो इधर भी आबादी नहीं है क्योंकि बर्फ़ है और टेम्परेचर सही नहीं है कि आदमी यहाँ पे रह सके। तो आदमी जब रहता नहीं है तो यहाँ पे CFCS तो कारण हो नहीं सकता है, CFCS कारण नहीं हो सकता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन सब्सटेंस तो आदमी रहता ही नहीं, आदमी जहाँ रहेगा वहाँ पे आदमी इस जोन में रहता है। तो इसका रीज़न क्या हो सकता है कि सदर्न हेमिस्फीयर में जो अंटार्कटिका के ऊपर जो हम जोन देख रहे हैं, जो ओजोन का डिप्लीशन देख रहे हैं कि करीब 26 लाख वर्ग किलोमीटर में, अंटार्कटिका में 26 लाख वर्ग किलोमीटर में ओजोन का डिप्लीशन हो चुका है। तो ओजोन का डिप्लीशन होने का कारण क्या है? इस जोन में ओजोन का डिप्लीशन होने का कारण एकमात्र है, इस जोन में ओजोन का डिप्लीशन होने का मात्र है कि 26 लाख वर्ग किलोमीटर में, अगर स्क्वायर किलोमीटर में बात करें तो ओजोन जो है कि ओजोन में हम बोलते हैं कि ओजोन में होल हो गया। ओजोन में होल नहीं होता है, ओजोन पतला हो जाता है, डिप्लीट कर जाता है। ओजोन का लेयर पतला हो जाता है। ओजोन का लेयर क्या है कि पतला हो जाता है। जैसे ओजोन का लेयर अगर हम इसको धरती पर लेकर के आएँ और इसको चपटा करें, अगर इसको चपटा करें तो करीब करीब 3 mm पतला शीट जैसा ये बन जाएगा। ओजोन को अगर धरती पर ला करके चपटा करें तो 3 mm का शीट जैसा बन जाएगा, जिसको कि इसी को हम डॉप्सन में नापते हैं। इसकी इकाई को, ओजोन की इकाई को डॉप्सन में नापते हैं, जिसको कहा ओजोन की इकाई को डॉप्सन में नापा जाता है। तो हम बात कर रहे हैं कि अंटार्कटिका में जो है कि 26 लाख वर्ग किलोमीटर ओजोन का क्षरण हो चुका है। इसका रीज़न क्या हो सकता है? तो हमने पढ़ा कि सदर्न हेमिस्फीयर में तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में तो रीजन है वेस्टर्न विंड, WW वेस्टर्न विंड है कि पछुआ पवनें आती है और CFCS को उठा करके ले जाती है गर्म करके, जिसके कारण ये क्लोरीन ओजोन के साथ रिएक्शन करता है और यहाँ पे ओजोन का क्षरण होता है। सबसे ज़्यादा हमने पढ़ा कि 60 से 65 डिग्री के बेल्ट में, दोनों स्फीयर में, नॉर्दर्न और नॉर्थ हेमिस्फीयर में, मतलब उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध दोनों में अगर सबसे ज़्यादा ओजोन का क्षरण हुआ है तो 60 से 65 डिग्री के गोलार्धों में हुआ। तो हम बात करते हैं कि सबसे ज़्यादा आबादी तो इस जोन में रहता है और इस जोन में CFCS निकलता है। यहाँ तो कोई आबादी रहता नहीं है, यहाँ अंटार्कटिका में तो कोई आबादी रहता नहीं है, तो यहाँ CFCS तो जिम्मेदार नहीं है। तो फिर जिम्मेदार कौन है? तो जिम्मेदार हैं ये आपका सदर्न हेमिस्फीयर में, दक्षिणी गोलार्ध में जिम्मेदार होता है जो यहाँ पे आइस है, बर्फ़, जो यहाँ पे बर्फ़ है। और एक चीज़ और है यहाँ पे, इसको एक मिनट, इस पेज को हटाते हैं, जिम्मेदारी का बात करते हैं कि अंटार्कटिका के ऊपर थोड़ा सा डिटेल डिस्कशन यहाँ पे जरूरी है। अंटार्कटिका के ऊपर बोले कि ओजोन का जो डिप्लीशन हो रहा है तो इसका कारण हम पढ़ रहे हैं कि कारण क्या है। आबादी तो वहाँ रहती नहीं है, आबादी तो रहती नहीं कि CFCS निकाले और वहाँ पे नुकसान पहुँचाए, तो ये कारण नहीं है। कारण क्या है कि हम जानते हैं कि एक समय में जो है कि पूरा जो लैंड है, अभी जहाँ जहाँ जो भी लैंड है, वो कभी इस जो है कि दक्षिणी गोलार्ध में जो अंटार्कटिका है इसका हिस्सा हुआ करती थी, इसका हिस्सा हुआ करती थी। और समय के साथ यह है कि टूट करके अपने उत्तर दिशा के तरफ, नॉर्थ के तरफ सारा लैंड मूव किया और इसका एक टुकड़ा बच करके यहाँ पे रह गया, एक टुकड़ा यहाँ रह गया, बाकी सब मूव कर गया इस दिशा में उत्तर के तरफ। तो ये बच गया। इसके बचने के कारण इसमें क्या है, इसके टूटने के कारण इसमें एक दरार आ गई। इस दरार को कहते हैं कंस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन, कंस्ट्रक्टिव रचनात्मक प्लेट किनारा इसको कहते हैं, कंस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन, कंस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन कहा जाता है इस दरार के कारण। और इस दरार से दो गैसें निकल रही हैं जिसे कि ऑर्गन और मीथेन कहा जाता है, जिन्हें कि ऑर्गन और मीथेन कहा जाता है। और इस कंस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन, रचनात्मक प्लेट किनारों से जो ऑर्गन और मीथेन गैस निकल रही है, और एक तो आइस का मैटर है कि आइस भी है, आइस है, वहाँ से भी मीथेन निकलता है, बर्फ़ से भी मीथेन निकलता है। तो ऑर्गन और
मीथेन का जो गैस निकल रहा है इस दरार से ये जिम्मेदार है। मीथेन क्या करती है, मीथेन टेम्परेचर को हॉट करेगा और वो टेम्परेचर को हॉट करेगा तो वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस को ऊपर धकेलेगा, जिसके वजह से वो जा करके ओजोन के साथ फिर रिएक्शन करेगा। तो मीथेन भी जिम्मेदार है ओजोन के क्षरण में, लेकिन वो किन क्षेत्रों में, वो आपका इस अंटार्कटिका के रीजन में, जो ये अंटार्कटिका चूँकि सब मूव करते गया इधर टूट करके इससे उत्तर दिशा में सब, और लगातार ये कंटिन्यूअस मूव कर रहे हैं, लेकिन ये जो बच गया इसमें एक दरार है जिसको कि कंस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन कहते हैं। और इस कंस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन, रचनात्मक प्लेट किनारा इसको कहते हैं। और इस रचनात्मक प्लेट किनारों में यहाँ से ऑर्गन और मीथेन जैसी गैसें निकल रही हैं जो कि वायुमंडल को गर्म कर रही हैं इस क्षेत्र में, और यहाँ पे ओजोन का क्षरण का कारण ये है, ऑर्गन और मीथेन गैस। और ऊपर कौन है, ऊपर है आपका वेस्टर्न विंड, जो इधर से वेस्टर्न विंड चलती है, ये कारण है। तो ये प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में इसको डिटेल में इसको बताएंगे कि अंटार्कटिका के रीजन में जो 26 लाख वर्ग किलोमीटर में जो ओजोन का दरार है, तो ड्यू टू नॉट कि वहाँ पे आबादी नहीं है, CFCS का उत्सर्जन तो हो नहीं रहा है, तो ये ऑर्गन और मीथेन इसका कारण है कि वो ओजोन को डिप्लीट कर रही है। अब आगे बढ़ते हैं। टेम्पोरल में, स्पेशियल में पढ़ लिए, अब टेम्पोरल में पढ़ते हैं, कालिक में। तो इसमें दो चीज़ याद रखिएगा खाली, कि इसमें दो चीज़ ध्यान रखना है सिर्फ, कि जो उत्तरी गोलार्ध होगा जिसको कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं, तो उत्तरी गोलार्ध में किस समय सबसे ज़्यादा जो है कि ओजोन का डिप्लीशन होगा। तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे ज़्यादा अगर डिप्लीशन होगा तो वो मार्च के महीना में होगा। उत्तरी गोलार्ध में मार्च के महीना में डिप्लीशन ज़्यादा होगा, उत्तरी गोलार्ध में मार्च के महीना में। और इस दक्षिणी गोलार्ध में अगर ज़्यादा होगा, दक्षिणी गोलार्ध में अगर ज़्यादा डिप्लीशन होगा तो आपका ये सितंबर के मंथ में होगा। इसका कारण यह है कि मार्च के महीना में गर्मी का मौसम उत्तरी गोलार्ध में रहता है, और ये उत्तरी गोलार्ध में हवा जो है कि गर्म बहेगा और क्लोरीन और फ्लोरीन को ऊपर की तरफ धकेलेगा, जिससे जाकर के ओजोन को फिर बम्बार्डिंग करेगा। और दक्षिणी गोलार्ध में सितंबर में इसलिए ओजोन का डिप्लीशन ज़्यादा होता है, ओजोन का क्षरण ज़्यादा होता है, क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध में सितंबर में सूर्य की किरणें जो है कि लंबवत पड़ती हैं, सीधी दिशा में पड़ती हैं, और यहाँ सितंबर महीना में दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी होता है, और इसके वजह से ये क्लोरीन और फ्लोरीन के गैसों को गर्म करके ऊपर धकेलेंगी और फिर ये ओजोन को क्षरण में सहयोग करेगी। तो यह सिर्फ याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि उत्तरी गोलार्ध में कब होगा और दक्षिणी गोलार्ध में कब होगा। तो उत्तरी गोलार्ध में मार्च में ओजोन का क्षरण सबसे ज़्यादा होगा, और दक्षिणी गोलार्ध में सितंबर में ओजोन का क्षरण सबसे ज़्यादा होगा। तो स्पेशियल स्थानिक में पढ़ लिए कि स्थानों में अंटार्कटिका और आर्कटिक रीजन में क्या कारण है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में क्या कारण है। और टेम्पोरल में पढ़ लिए कि समयकालिक, मतलब समय के साथ अगर बात करें तो मार्च महीना में उत्तरी गोलार्ध में सबसे ज़्यादा और सितंबर महीना में दक्षिणी गोलार्ध में सबसे ज़्यादा ओजोन का डिप्लीशन होगा। क्यों? क्योंकि ड्यू टू हॉट क्लाइमेट। तो इसके बाद अब आते हैं कि अब क्या है कि ये तो हो गया कि ओजोन के बारे में पढ़ लिए कि ओजोन कैसे टूटता है, ओजोन CFCS में गैस क्या है, इसका इम्पैक्ट क्या है, और किस तरह ओजोन का डिप्लीशन स्पेशियल और टेम्पोरल में, स्थानिक और कालिक में, स्थान के हिसाब से आर्कटिक होल और अंटार्कटिक होल में किस तरह से डिसाइड करता है। अब आगे हम पढ़ते हैं कि कुछ कुछ बैठक हुआ था। तो ये कब होश आया कि ओजोन को नुकसान पहुंच रहा है। ओजोन को नुकसान पहुंचने का कारण एक था निम्बस 7, NIMBUS, निम्बस 7 सैटेलाइट था। यह क्या था? मौसम का पता लगाने वाला सैटेलाइट था, मौसम का
पता लगाने वाला सेटेलाइट था। कौन सेटेलाइट? निम्बस। इसमें नासा का सहयोग था निम्बस को। तो ये जनरली 78 में कहा जाता है कि इसको छोड़ा गया था, 1978 में छोड़ा गया था। लेकिन निम्बस ने जो है कि 1985 में ये बताया कि अंटार्कटिका के ऊपर 26 लाख वर्ग किलोमीटर में ओजोन के परत में क्या है, डिप्लीट कर गया है, मतलब पतला हो गया है। छेद माने कि होल नहीं, डिप्लीट कर गया है, पतला हो चुका है। जैसे छाता होता है ना, तो छाता का लेयर एकदम पतला हो चुका है और अल्ट्रावायलेट रेज को वो रोकने में असमर्थ है। अब इस पर हड़कंप मच गया जब ये निम्बस 7 ने रिपोर्ट दिया। हड़कंप मच गया, और हड़कंप मचने के कारण सबसे ज़्यादा टेंशन में कौन होगा? सबसे ज़्यादा टेंशन में वो होगा जो सबसे ज़्यादा प्रभावित होगा। तो हमने बताया था कि सबसे ज़्यादा इफेक्ट का बात करें तो कौन लोग? डेवलप्ड नेशन, जो विकासशील देश थे, जो गोरे लोग थे। अब वो सारे न्यूज आर्टिकल में छापेंगे कि ये कारण है, ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है। निम्बस 7 ने बताया है। कब? 1985 में। और 1985 में वो एक तुरंत बैठक कर देंगे। 1985 में तुरंत क्या कर देंगे? वो बैठक कर देंगे। 1985 में ही पता चलेगा, और 1985 में वो बैठक कर देंगे। बैठक को कहाँ बुलाएंगे? बैठक को बुलाएंगे वो सबसे पहले वियना, और नाम देंगे इसका वियना एग्रीमेंट। इसके बाद जो है कि 2 सालों के बाद इस पर चर्चा क्या होगा? CFCS के ऊपर, क्लोरोफ्लोरोकार्बन बढ़ रहा है, कैसे इसको रोका जाए। और इसमें सारे कंट्री को बुलाया जाएगा। इस ग्लोब के ऊपर जो इक्वेटर, जो ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के लोग हैं, उन्हें भी बुलाया जाएगा। और ये तो बैठक करेंगे ही। कौन बैठक करेंगे? जो ज़्यादा प्रभावित होगा वो बैठक करेगा। तो नॉर्थ और साउथ, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में जो देश आते हैं, अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, ब्राज़ील, वियना, जापान, ये सब बैठक करेंगे। और ये इंडियन को भी आमंत्रित करेंगे। ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को भी आमंत्रित करेंगे। ये क्या करेंगे कि उष्णकटिबंधीय लोगों में रहने वाले क्षेत्रों को भी आमंत्रित करेंगे, देशों को भी आमंत्रित करेंगे। लेकिन इसका बैठक हमेशा नॉर्थ टू साउथ, वर्ल्ड मैप पर कभी नॉर्थ में कभी साउथ में नाचते रहेगा। तो हम देखते हैं कि सबसे पहले 1985 में बैठक हुआ वियना में, नाम दिया गया वियना एग्रीमेंट। फिर इसके ठीक 2 साल के बाद 1987 ईस्वी में कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में, 1987 ईस्वी में, इसको एक टेबल पे बताते हैं। तो सबसे पहले 1985 में वियना में, ठीक है। उसके बाद इसके 2 साल के बाद, वियना क्या है? ऑस्ट्रिया की राजधानी है। ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना। और यहाँ पे किस पे बात होगा? CFCS के ऊपर बात होगा। फिर 2 साल के बाद 1987 में मॉन्ट्रियल क्या है? कनाडा में जगह है। सेंट लॉरेंस नदी का द्वीप है। ये क्या है? ST लॉरेंस, सेंट लॉरेंस नदी का द्वीप है मॉन्ट्रियल। और इसमें सारे देशों को बुलाया जाएगा, जो कि इंडिया को भी बुलाया जाएगा। और सारे जो है कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के देश हैं, जो
डेवलपिंग जो विकासशील से विकसित की ओर हैं गरीब कंट्री को भी बुलाया जाएगा। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कनाडा में किया जाएगा। कनाडा में सेंट लॉरेंस नदी के द्वीप पर मॉन्ट्रियल जगह है। अब यहाँ पे क्या चर्चा किया जाएगा, ओजोन के बारे में चर्चा किया जाएगा कि CFCS क्या कर रहा है। कनाडा में मॉन्ट्रियल जो समझौता है, और यही 16 सितंबर कब ये बुलाया जाएगा, 16 सितंबर 1987 को। इसीलिए हम ओजोन दिवस जो है कि 16 सितंबर को मनाते हैं। 16 सितंबर 1987 को पहली बार मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में जो है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को 16 सितंबर 1987 में बुलाया गया था, और ये कनाडा में है। और यहाँ पे सभी देशों को आमंत्रित किया गया, गरीब अमीर सभी देशों को। और इसकी अगुवाई कौन कर रहा था, तो कनाडा, यूरोपियन कंट्रीज, नॉर्थ अमेरिका का जो कंट्री है, उत्तरी अमेरिका का, कनाडा इसका अगुवाई कर रहा था। तो 85 में निम्बस 7 सैटेलाइट ने बताया, तो वियना एग्रीमेंट पे बैठक किया गया, उसमें बात हुआ CFCS के ऊपर। उसके बाद तुरंत 2 साल के बाद जो है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बैठक कर दिया गया, और ओजोन पे विस्तृत चर्चा के लिए। और यहाँ पे सबको बुलाया गया, सब न्यूज आर्टिकल में छापा गया कि CFCS बड़ा रीजन है, कारण है। सारे देश पहुँचे, गरीब अमीर सारे देश जो डेवलप कर रहे थे, विकसित विकासशील सभी देश यहाँ पे बैठे। बैठने के बाद ये 16 सितंबर 1987 को बैठक किया गया था। इसके बाद जो बैठक हुआ पहले लिख देते हैं, और उसके बाद का एक पॉलिटिक्स इसका समझा देते हैं कि इस पर क्या पॉलिटिक्स हुआ। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ओजोन के ऊपर बात हुआ, CFCS के ऊपर बात हुआ। उसके बाद मॉन्ट्रियल में यह डिसाइड किया गया कि हम हर 5 साल पे हम एक बैठक करेंगे जिसमें कि ओजोन के ऊपर चर्चा होगा, हर 5 साल के बाद। तो 97 में 5 जोड़ दीजिए, इस 97 में 5 जोड़ दीजिए, तो 1992 ईस्वी में 1992 ईस्वी में फिर अर्थ समिट हुआ, उसको अर्थ समिट बोलते हैं, ये RTS, अर्थ समिट, पृथ्वी सम्मेलन। क्या पृथ्वी सम्मेलन हुआ, पृथ्वी सम्मेलन हुआ। और कहाँ हुआ ये, रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में का शहर है, रियो डी जेनेरियो जो है कि ब्राज़ील का शहर है, वहाँ पे हुआ। और इसमें भी CFCS के ऊपर मुद्दा रहा कि हमारी धरती का टेम्परेचर को कैसे सही रखा जाए। उसके बाद फिर 5 साल के बाद इसमें जोड़िए, तो इसमें 5 साल जोड़ दिया जाएगा, तो 1997 को फिर एक समिट किया गया। कहाँ किया गया, जिसका कि नाम दिया गया क्योटो। और इस क्योटो में 1997 में जो बैठक हुआ, क्योटो जापान का शहर है क्योटो, इस क्योटो में कार्बन के उत्सर्जन पर चर्चा हुआ, जो कि इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना है। इसको शॉर्ट में लिख देते हैं कि 1985 वियना, ठीक है। फिर 1987 में MO, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, MO, ध्यान रखिएगा। मॉन्ट्रियल में किस पे चर्चा हुआ था, M से मॉन्ट्रियल, O से ओजोन, M से मॉन्ट्रियल, O से ओजोन। फिर 5 साल के बाद, अगर इसमें 5 साल हम जोड़ें, हर 5 साल पे यहाँ पर चर्चा हुआ था कि बैठक करेंगे। तो फिर 5 साल के बाद 1992 में क्या हुआ, अर्थ समिट हुआ। ये कहाँ हुआ, ये कनाडा, और ये आपका अर्थ समिट ब्राज़ील में रियो डी जेनेरियो शहर था। ये सब ओजोन के ऊपर चर्चा हुआ था। इसके बाद 1992 के बाद 5 साल और आगे बढ़ जाइए, क्योंकि 5 साल पे बैठक शुरू हुआ मॉन्ट्रियल में। बैठक में बोला गया कि हर 5 साल पे हम लोग बैठक करेंगे। तो 1992 के बाद 1997 का समय आ गया, और यहाँ पे आ गया क्योटो प्रोटोकॉल। यही क्योटो प्रोटोकॉल पर
जो ग्रीन हाउस गैसेस को उत्सर्जन के लेकर के पढ़े थे कि यहाँ पे कार्बन क्रेडिट का बात हुआ, कार्बन क्रेडिट का बात हुआ, ध्यान में रखिएगा कि क्योटो प्रोटोकॉल में किस पर बात हुआ था, सिर्फ ओजोन गैसेस पे नहीं हुआ था कि कार्बन का उत्सर्जन हम कैसे करें, लेकिन ये ओजोन को लेकर के ये बैठक किया गया था। तो विभिन्न देशों को कैसे कार्बन का उत्सर्जन करना है उस पर था। क्योटो जो है कि जापान का शहर है, और इसके बाद फिर 5 साल बाद बैठक किया गया, फिर पर यह जापान क्योटो याद रखिएगा, फिर 5 साल बाद बैठक किया गया। तो 1997 के बाद 5 साल जोड़िएगा तो 2002 में, और 2002 में जो है कि जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में, जोहान्सबर्ग में साउथ अफ्रीका में बैठक किया गया ओजोन को लेकर के कि हम किस तरह से जो है कि CFCS का उत्सर्जन करें कि हमारी धरती से ओजोन लेयर का जो है कि डिप्लेशन बहुत अधिक मात्रा में न हो। तो हम देख रहे हैं कि कैसे जो है कि पहले नॉर्थ में बैठक हुआ, फिर ब्राज़ील साउथ अमेरिका में आ गया, स्पेस देखिएगा, नॉर्थ अमेरिका, फिर 5 साल के बाद साउथ अमेरिका, फिर नॉर्थ में जापान किधर उत्तरी गोलार्ध में, फिर जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका साउथ में। तो हमने क्या बोला था कि इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसको हटा रहे हैं। हम क्या बोले थे कि ये नॉर्थ और साउथ नाचते रहेगा, इधर से इधर, इधर से इधर। क्यों नाचेगा? क्योंकि ये डेवलप्ड नेशन है और इन्होंने CFCS का उत्सर्जन सबसे ज़्यादा किया, सबसे ज़्यादा किया। क्योंकि हमने पढ़ा कि कैसे मीटिंग जो है कि नॉर्थ से साउथ के बीच में झूलते रहेगा। तो चूँकि हम इंडियंस जो है कि इस क्षेत्र में आपका ये जो जोन है, इस जोन के बीच में हमारा स्पेस आता है, इस जोन के बीच में हम रहते हैं, ये इक्वेटर हो गया। तो इस जोन के बीच में उष्णकटिबंधीय, इसको ट्रॉपिकल जोन कहा जाता है। तो चूँकि इन देशों को भी बुलाया गया मीटिंग में, सारे मीटिंग मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में, और ये जो उत्तरी अमेरिका से लेकर के दक्षिणी अमेरिका के लोग थे, और इधर जापान का जो जगह है, और जो साउथ अफ्रीका, ये जो अफ्रीकन कंट्री में जो इधर आता है, तो इन लोगों ने सबको मीटिंग में बुलाया, और बुलाने के बाद ये कहा कि ये ट्रॉपिकल बेल्ट के भी कंट्री को, जैसे इंडिया हो गया और जो एशियन कंट्रीज है, सबको बुलाया गया, जो अभी डेवलप कर रहे थे, जो अभी गरीब कंट्रीज के लिस्ट में, इन क्षेत्रों के लोगों को भी बुलाया गया। और जो इन क्षेत्रों के लोग थे, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, इन क्षेत्रों में जो रहते थे, जापान, चूँकि इधर उत्तरी गोलार्ध और इधर दक्षिणी गोलार्ध, तो क्योंकि ये डेवलप नेशन इधर हैं, इसके ऊपर और इसके नीचे, बाकी पॉपुलेशन यहाँ पे ज़्यादा है। तो CFCS का उत्सर्जन सबसे ज़्यादा शुरू में उन्होंने किया, क्योंकि डेवलपमेंट के दौरान में उनका प्रोडक्शन जो फैक्ट्री था, और जो भी AC फ्रिज का प्रयोग उन्होंने ज़्यादा किया, और CFCS का उत्सर्जन उन्होंने ज़्यादा किया। लेकिन जब बुलाहट हुआ, तो बुलाहट में जो नियम और शर्तें रखी गई, जो प्रतिबंध लगाया गया, तो वो बोला गया कि सबके लिए लागू होगा कि अब से CFCS का उत्सर्जन सबको इस मात्रा में करना है, इस कोई मात्रा है उस मात्रा में करना है। तो ये जो ट्रॉपिकल बेल्ट के लोग थे, जिसमें कि इंडिया और एशियन कंट्री जाते थे, इन्होंने कहा कि अच्छा, ऐसा बात है कि प्रतिबंध हम पे लगा रहे हो, और कह रहे हो कि अब CFCS का उत्सर्जन तुमको भी एक लिमिट में करना होगा। तो ठीक है, प्रतिबंध लगाना अच्छी बात है, लेकिन हमने CFCS का उपयोग अभी तो शुरू ही किया है,
हम तो अभी डेवलप कर रहे हैं, और हम डेवलपमेंट के दौरान में इस जोन में हम डेवलपमेंट के दौरान में अभी तो हम शुरुआत ही किए हैं। और हम CFCS का अगर बात करें तो अभी तो हम डेवलप ही कर रहे हैं, अभी तो हम डेवलपमेंट के दौरान में है। तुम डेवलप कर गए, आपने उसका यूज करके डेवलप कर लिया, और अब मीटिंग करके मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में आप हमको बुलाए हैं, और बुला के एक नियम और शर्त बना दिए, रूल रेगुलेशन खड़ा कर दिए। और रूल रेगुलेशन खड़ा करने के साथ जो है कि आप कहते हैं कि अब इस पर साइन कीजिए कि आपको भी एक लिमिट में CFCS का उत्सर्जन करना होगा। इंडिया बोला कि होशियारी नहीं चलेगा, ठीक है, अभी हमको काम है, अभी हम CFCS का उत्सर्जन शुरू किए हैं, और हम उस लेवल में नहीं कि कर चुके हैं जितना तुम करके बैठ गए हो। आपने AC और फ्रिज और क्लोरोफ्लोरोकार्बन हेलोन्स और अग्निशामक में हाइड्रोब्रोमो फ्लोरोकार्बन का यूज करके, आप कार्बन टेट्राक्लोराइड का यूज करके, पेस्टिसाइड्स का यूज करके, मिथाइल ब्रोमाइड जो कि पेस्टिसाइड्स है, आप यूज करके बैठ गए, आप सारा प्रयोग करके बैठ गए हैं। और आप अब जब डेवलप कर गए हैं, अब जब आपको नींद टूटा है, तो आप कहते हैं कि CFCS का उत्सर्जन ज़्यादा हो रहा है, और आप बुलाते हैं हम गरीब देशों को, ट्रॉपिकल बेल्ट के लोगों को। अभी हम जो कि विकसित हुए भी नहीं हैं, हम विकासशील हैं, और हम एक पुअर कंट्रीज हैं। अभी हमारे पास संसाधन नहीं है, हमारे सभी लोगों के पास अभी AC, फ्रिज और व्हीकल्स नहीं है। अभी हमारा जो है कि मैक्सिमम पॉपुलेशन इससे वंचित है। हम पुअर कंट्रीज हैं, हम अभी डेवलपमेंट के राह में, हमारा अभी इंडस्ट्रियल क्षेत्र नहीं विकसित हुआ है, और आप हमें कहते हैं कि आओ और हमारे जैसा साइन करो। इंडिया कहता है कि होशियारी, इंडिया मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के रूल रेगुलेशन को साइन नहीं करता है। जब इंडिया नहीं साइन करता है तो और भी ट्रॉपिकल बेल्ट के जो लोग थे, कंट्री थे, उन्होंने भी कहा कि नहीं साइन करेंगे। इंडिया नहीं साइन कर रहा है, हम नहीं साइन करेंगे। एक इन लोग का अलग एसोसिएशन बन गया, और बनने के बाद क्या हुआ कि इंडिया मना करता है। इंडिया का मना करने के बाद ट्रॉपिकल बेल्ट के जो कंट्रीज हैं और एशियन कंट्रीज है, वो भी मना करती है कि नहीं, ये तो बात सही है कि तुम पूरा कर्म कांड करके बैठ गए और हमको बुलाते हो, उसके बाद कहते हो कि आओ इस पर साइन करो। तो तुम्हारा तो काम बन गया जितना होना था, अब तुम उस पर रोक लगाने चलो हो। जितना डेवलप करना था कर लिया, अब तुम उस पर रोक लगा। और हम अभी बढ़ रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं, हम गरीब कंट्री, तो तुम हमको कहता है कि आओ इस पर साइन करो, और इनके नियम और शर्तों को मानना बाध्यकारी होगा। आपको एक नियमित मात्रा में CFCS का उत्सर्जन करना होगा। तो भाई अभी हम यूज कहाँ किए हैं, मना कर देता है। इंडिया डिक्लाइन कर देता है साइन करने से उस समय, और इंडिया के डिक्लाइन करने के कारण ट्रॉपिकल बेल्ट के और भी कंट्रीज बहुत सारे डिक्लाइन करते हैं। और इस चीज़ को देखते हुए जो है कि इस चीज़ को देखते हुए फिर एक साजिश, पॉलिटिकल साजिश के बारे में हम बता रहे हैं कि कैसे पॉलिटिक्स, वर्ल्ड लेवल पर पॉलिटिक्स चलता है। तो हाई लेटीट्यूड के लोगों ने लो लेटीट्यूड, जो निम्न अक्षांशीय देश थे, हम लोग जो इस ट्रॉपिकल बेल्ट में रहने वाले लोग थे, जो इस ट्रॉपिकल बेल्ट में रहने वाले लोग, और जो ये अमेरिका और ये जो जापान और इधर साउथ अफ्रीका नीचे का, ये सब आया इस पर कि प्रतिबंधित करो CFCS, तुम्हारा आबादी ज़्यादा है। तो हम तो गरीब कंट्री अभी डेवलप कर रहे हैं, तुम सबका कर्मकांड करके बैठ गया, प्रतिबंध लगाने आया है हम पे, तो मना कर दिया इंडिया साइन करने से उस समय। इसके कारण और भी ट्रॉपिकल बेल्ट के कंट्रीज ने मना कर दिया। अब उसके बाद क्या हुआ कि एक कॉन्स्पिरेसी ये हुआ कि कहा कि पता लगाओ, अपने रिसर्चर्स को कहा, साइंटिस्ट को, यानी इन हाई लेटीट्यूड देशों के जो जाने माने लोग थे बैठे हुए मीटिंग में, उन्होंने कहा कि साइंटिस्ट को कि रिसर्च करो, पता लगाओ तो कि CFCS और क्या क्या से होता है। तो रिसर्चर ने पता लगाया और बोला कि मीथेन से CFC गैस निकलता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्योंकि हम पढ़े थे कि अंटार्कटिका में आर्गन और मीथेन कारण है, तो मीथेन गैस से निकलता है। वो बोला कि पता करो मीथेन गैस कहाँ से सबसे ज़्यादा निकल रहा है। तो मैप निकाला गया तो ट्रॉपिकल बेल्ट निकला। यह जो ट्रॉपिकल बेल्ट था
चूँकि यहाँ पे सालों भर गर्मी टेम्परेचर एक तरह से बराबर होती है और इन क्षेत्रों में धान की खेती बहुत ज़्यादा होती है, जिसमें कि हम ट्रॉपिकल बेल्ट के लोग एशियन कंट्रीज मैक्सिमम आते हैं, इंडिया इसी में आता है। तो यहाँ पे कहा गया कि धान की खेती से मीथेन गैस का उत्सर्जन होता है। हम पढ़े हैं कि एग्रीकल्चर से मीथेन गैस निकलता है। तो धान की खेती से CH4 का उत्सर्जन होता है और धान की खेती सबसे ज़्यादा कहाँ? इंडिया और कहिए तो ट्रॉपिकल उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में, जो कि मैक्सिमम गरीब कंट्री जाते हैं इसमें। बोला कि इस पर प्रतिबंध लगाओ। फिर बोला इंडिया को और ट्रॉपिकल बेल्ट के लोगों को कि आपका जो धान का खेती से और CH4 के बारे में पता करने पर बताया गया कि एक तो धान मैटर है कि धान का खेती से, ठीक है। दूसरा बोला कि काऊ डंग, गाय का गोबर से निकलता है, गाय का ढकार से निकलता है। बोला पता करो तो कहाँ धान का खेती ज़्यादा होता है, काऊ डंग कहाँ है, गोबर कहाँ निकलता है ज़्यादा। तो ये सब ट्रॉपिकल बेल्ट में निकल करके आया, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में आया, जहाँ की आबादी सघन है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में। चूँकि ये लो लेटीट्यूड के कंट्री हैं और हाई लेटीट्यूड वालों ने पता लगाया कि मीथेन का उत्सर्जन कहाँ से हो रहा है, पता करो सबसे ज़्यादा। तो निकला कि धान का खेती से, काऊ डंग से, तो सब ये इंडिया में भी बहुत आयत मात्रा में होता है। और ट्रॉपिकल बेल्ट में जितना भी उष्ण कटिबंधीय, जो 23.5 डिग्री नॉर्थ से उष्ण कटिबंधीय, कहने का मतलब हमारा ये है कि ये इक्वेटर हो गया, ये 23.5 डिग्री नॉर्थ से 23.5 डिग्री साउथ का जो जोन होता है, यही है उष्ण कटिबंधीय जोन, ट्रॉपिकल बेल्ट। इसी में इंडिया आता है और इसी में मैक्सिमम आबादी सघन इसी में है। बाकी ये जो ऊपर नीचे है, इसमें भी इसी में इंडिया और बहुत सारे कंट्री हैं जिन्होंने डिनाई किया था। और ये नॉर्थ 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर 23.5 डिग्री साउथ तक आपका ट्रॉपिकल बेल्ट में आता है। अब यहाँ है कि इंडिया जब डिनाई करता है तो सारे देश डिनाई कर जाते हैं, लेकिन एक कॉन्स्पिरेसी निकल करके आता है कि आपके पास मीथेन गैस का उत्सर्जन होता है और मीथेन गैस और एग्रीकल्चर से जो धान का खेती हो रहा है वहाँ से मीथेन गैस निकलता है, और जो आप गाय भैंस का जानवरों का पालन पोषण कर रहे हैं, जो काऊ डंग निकलता है वहाँ से हो रहा है, डकार जो लेता है उससे, फिर दलदल भूमि से निकल रहा है। सब पता लगाया गया। लगाने के बाद एक कॉन्स्पिरेसी के तहत बोला गया कि मीथेन का उत्सर्जन कम करिए। लेकिन ये चीज़ अप्रासंगिक है कि मीथेन धान के खेतों से निकलता है तो हम धान का खेती को बंद करने बोला गया। बोला गया कि ट्रॉपिकल बेल्ट को कि धान का खेती बंद करो। ट्रॉपिकल बेल्ट ने इसका विरोध किया कि हमारा जीविकोपार्जन का सबसे बड़ा जरिया है धान का खेती, और काऊ डंग, हम गाय पालते हैं तो इससे मिल्क आता है, दही आता है और मट्ठा आता है, घी आता है। हम इसको बेचते हैं, खाते हैं, ये हमारे पेट भरने का जरिया है। धान का खेती एक बहुत बड़ा हमारा जरिया है चावल खाने का, क्रॉप उगाने का। हम इसे बंद नहीं करेंगे। हम इसे बंद करेंगे तो हमारा जीवन ही खत्म हो जाएगा। तो आप जो कह रहे हैं कि CH4 का उत्सर्जन जो हो रहा है उसमें पैडी का खेती, धान का खेती जिम्मेदार है, तो यह सही नहीं कि एग्रीकल्चर को ही बंद कर दिया जाए। काऊ डंग अगर कारण है तो गाय को पालना ही बंद कर दिया जाए, भैंस को पालना ही बंद कर दिया जाए। फिर उससे सेकेंडरी प्रोडक्ट जो बनता है, मिल्क और कर्ड, दही, ये सब पर भी प्रतिबंध हो जाएगा। तो ये साजिश चला जिसके तहत इंडिया को मजबूर होकर के फिर इस पर साइन करना पड़ा, और इंडिया साइन किया, जो है कि इंडिया इस पर 18 मार्च 1991 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर साइन करता है और कहता है कि एक निश्चित मात्रा में हमें CFCs के उत्सर्जन को मान्यता दिया जाए। और देशों ने, हाई लेटीट्यूड के देशों ने इस पर ध्यान दिया और कहा कि आप समय सीमा तय करिए और इस समय सीमा में 18 मार्च 1991 ईस्वी को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में CFCs पर इंडिया साइन करता है, और साथ में बहुत सारे देश इसके साथ साइन करते हैं और कहते हैं कि हमें परमिशन दिया जाए
कि हम अभी डेवलप कर रहे हैं और हम एक समय तक 2030 तक 40 तक, जैसे इंडिया बोला कि 2070 तक हम कार्बन का उत्सर्जन शून्य कर देंगे, 2030 तक बोला कि हम 35 से 40% घटाएंगे, 2030 तक कार्बन का उत्सर्जन में हम 35 से 40% घटाएंगे और मीथेन का जो अन्य सोर्स है उसको रिड्यूस किया जाए। और इंडिया ने यह भी कहा कि आप जो हमारे मीथेन पर प्रतिबंध लगा रहे हैं, धान के खेतों पर प्रतिबंध लगा रहे हैं, काऊ डंग पर प्रतिबंध लगा रहे हैं, आप इस चीज़ को ध्यान दीजिए कि ये CH4 हमारे लिए ज़रूरी है, हम इसको जानबूझ करके नहीं निकाल रहे हैं, लेकिन CFCS जो आप निकाल रहे हैं, CFCS जो आप निकाल रहे हैं, इस पर आप प्रतिबंध कीजिए, आप इस पर कमी लाइए, ठीक है, चूँकि ये नेचुरल चीज़ है, ये नेचुरल है और इससे हमारा लाइवलीहुड चलता है, लाइफ डिपेंड करता है इस पर, तो हम इस पर कमी नहीं ला सकते हैं, धान के खेतों को हम बंद नहीं कर सकते हैं। तो इसके तहत इस तरह का पॉलिटिक्स चला और इंडिया साइन करता है अंत में, और ये वर्ल्ड पॉलिटिक्स चलता रहता है कि कौन दोषी ज़्यादा है, लेकिन इस पर इंडिया का कड़ा प्रतिक्रिया था कि CFCS का उत्सर्जन आप कम करिए, आप डेवलप किए हैं, आपने प्रयोग ज़्यादा किया है शुरुआत में, अभी हम डेवलप हो रहे हैं तो हम उसके उपयोग पर ध्यान देंगे। और जैसा कि इंडिया ने कहा है कि 2070 ईस्वी तक हम कार्बन के उत्सर्जन को शून्य कर देंगे, हम CO2 को कहाँ ले जाना है, 0% पर ले जाएंगे, मतलब उत्सर्जन, ये नहीं जी, तो वायुमंडल में तो 0.03% रहेगा ही, ये जो एक्स्ट्रा बनाते हैं हम उसको शून्य करने का प्रयास करेंगे। और 2035-40 तक जो लक्ष्य रखा गया था कि 2035 से 40 तक करीब 35% या 40%, 40% कहा गया था कि कार्बन का उत्सर्जन को बंद कर दिया, रोका जाएगा, कम किया जाएगा। तो ये पूरा हिस्ट्री है, और हिस्ट्री को जान लीजिए कि ओजोन को मापने की इकाई डॉप्सन है, ठीक है। 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में किया गया था, तो इसलिए 16 सितंबर ओजोन डे मनाया जाता है। फिर CFCS गैस के बारे में जिक्र किए, और फिर एक चीज़ जो बताना है कि इसके ऊपर आइए कि ट्रिक को कैसे याद रखेंगे, बैठक को, ठीक है। तो बैठक को कैसे याद रखेंगे, ओजोन V MEK, ओजोन V मेक J। ओजोन बैठक को कैसे याद रखेंगे कि ओजोन V मेक J, ओजोन V मेक J। V मतलब वियना में बात हुआ था, वियना एग्रीमेंट अगर बोलेगा तो ओजोन से जुड़ा हुआ है। M मतलब मॉन्ट्रियल हो गया, E मतलब अर्थ समिट हो गया, E मतलब अर्थ समिट हो गया, K में क्योटो हो गया, और J से जोहान्सबर्ग हो गया। तो ये नॉर्थ साउथ के बीच खेला चलते रहेगा। तो याद रखिएगा ओजोन V मेक J, क्या, ओजोन V मेक J, आपको ये रिपीट करना है, ओजोन V मेक J, ओजोन V मेक J, वियना, मॉन्ट्रियल, अर्थ समिट रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील, क्वेटो जापान, जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका। तो देखिए ये नॉर्थ, मॉन्ट्रियल नॉर्थ, अर्थ समिट रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील साउथ, और ये फिर क्वेटो नॉर्थ में, फिर जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका साउथ में। तो नॉर्थ साउथ पागल यही लोग हुए थे मीटिंग करने के लिए, और फिर इस पर जो पॉलिटिक्स चला, और रेगुलर न्यूज़पेपर आर्टिकल्स में ये छपते रहता है कि जो है आपका कि किस तरह से इस पर राजनीति चल रहा है वर्ल्ड लेवल पे। लेकिन आप याद रखिएगा कि और एक चीज़ और कि CFCS, ठीक है, कार्बन टेट्राक्लोराइड CTC, जिसको कि CCl4 बोलते हैं, हेलोन्स HB FC को याद रखिएगा, फिर मिथाइल ब्रोमाइड को याद रखिएगा, लिस्ट ये लिखवा चुके हैं, उसको देख लीजिएगा। और
आपका फिर जो है कि ये याद रखिएगा कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कारण क्या है, वेस्टर्न विंड। सदर्न हेमिस्फीयर में अंटार्कटिका में छेद होने का कारण क्या है, आर्गन और मीथेन का उत्सर्जन, जो कि यहाँ कंस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन के माध्यम से बन रहा है। रचनात्मक प्लेट किनारा के चलते उस दरार से आर्गन और मीथेन जैसी गैसें निकल रही हैं। और याद रखना है कि इस ट्रॉपिकल बेल्ट पर जो प्रतिबंध लगाया गया था CFCS, तो इन्होंने क्या जवाब दिया, और इंडिया इसी में आता है। और यहीं पे टेम्परेचर, हाईली डेंस फॉरेस्ट है, खेती एग्रीकल्चर यहीं पे सबसे ज़्यादा है, और पॉपुलेशन इसी बेल्ट में सबसे ज़्यादा है। और बोले थे कि कौन सा जोन है, इस 23.5 डिग्री नॉर्थ उत्तर से लेकर के जो 23.5 डिग्री दक्षिण का जो जोन है, उसी को बोला जाता है ट्रॉपिकल बेल्ट, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। तो थैंक यू, धन्यवाद यहाँ तक पेशेंस रखने के लिए। और बताने का बहुत चीज़ है, लेकिन ड्यू टू टाइम आप यहाँ तक पेशेंस रखें, इसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। और आते हैं फिर एक बहुत अच्छा कोई टॉपिक लेकर के, जिसमें कि जो आपका BPSC के लिए इम्पोर्टेंट है, उस चीज़ को डिस्कशन किया जाएगा। और आपको यहाँ तक आने के लिए, पूरे वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। और आपके एग्ज़ाम के लिए यह बहुत बेनिफिशियल होगा। बेस्ट ऑफ लक आपको। थैंक यू।